जेपीएससी परीक्षा की तैयारी पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि एक कहानी को समझना है। बिल्कुल। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की जो शायद भारत की सबसे पुरानी गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। सही कहा आपने। और ये कहानी ये शुरू होती है लगभग 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व? जी। जब हम गणतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ग्रीस या मतलब पश्चिम के विचार आते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन झारखंड के जंगलों में उससे भी पहले एक जनजाति एक ऐसी व्यवस्था बना रही थी जिसमें राजा तलवार से नहीं बल्कि सबकी सहमति से चुना जाता था। वाह! तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा नहीं है, ये मुंडा समाज की आत्मा है। तो फिर चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये व्यवस्था बनी कैसे? हाँ, तो हमारे स्रोत बताते हैं कि रिसा मुंडा नाम के एक नेता थे। रिसा मुंडा? जी। उनके नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने झारखंड के इस क्षेत्र में प्रवेश किया। ये कोई मतलब अचानक हुआ पलायन नहीं था, बल्कि एक नए घर की तलाश थी। अच्छा। और यहाँ आकर उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था एक संगठन बनाना। ओके। रिसा मुंडा ने नेतृत्व के लिए सुतिया पाहन को चुना। सुतिया पाहन को? जी। और सुतिया पाहन ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने एक पहचान गढ़ी। उन्होंने इस पूरे इलाके को एक नाम दिया, सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड। और इसे और व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने इसे 7 गढ़ों और 21 परगनों में बांट दिया। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। बिल्कुल। ये किसी बिखरी हुई आबादी को एक संगठित राज्य में बदलने का पहला कदम था। यहीं से मुंडा शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। और इस नींव का, जैसा आपने कहा, सबसे मजबूत पत्थर था इसका गणतांत्रिक होना। बिल्कुल। द पावर वॉज विद द पीपल। ये उस जमाने के लिए कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी जब हर तरफ राजतंत्र था। निश्चित रूप से। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां शक्ति का केंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय था। और यही भावना हमें उनके भूमि स्वामित्व के तरीके में भी दिखती है। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है इस पूरी व्यवस्था का सबसे जरूरी और अनोखा पहलू सामने आता है, जी। जिसे खूंट कटी व्यवस्था कहते हैं। ये शब्द तो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? सबसे ज्यादा। इसे समझे बिना आप छोटा नागपुर के भूमि अधिकारों का इतिहास समझ ही नहीं सकते। तो चलिए इस खूंट कटी शब्द को ही थोड़ा तोड़कर समझते हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका है। देखिए, खूंट का सीधा सा मतलब है परिवार या वंश। परिवार या वंश? ओके। तो सोचिए, एक परिवार या कुछ परिवार मिलकर जंगल के किसी हिस्से में आए, उन्होंने उसे साफ किया और खेती के लायक बनाया। जी, कम्युनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। और जिन्होंने ये काम किया वे खूंट कटीदार कहलाए। आज के जमाने में से मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, तो वो जमीन किसी एक के नाम पर नहीं बल्कि पूरी कंपनी के नाम पर है। सही। जिसमें सबका हिस्सा है। एकदम। यहाँ जमीन का स्वामित्व व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक था। और ये बात इतनी गहरी है कि सदियों बाद 1908 में जब अंग्रेज छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट लेकर आए, जी। तो उन्हें भी इस प्राचीन परंपरा को मान्यता देनी पड़ी। उस कानून में मुंडारी खूंट कटीदारों के भूमि अधिकारों को विशेष सुरक्षा दी गई। सही बात है। तो सोचिए, 1908 का एक आधुनिक कानून असल में सदियों पुरानी एक आदिवासी परंपरा को कानूनी जामा पहना रहा था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि एक प्राचीन व्यवस्था की गूंज है जो आज भी सुनाई देती है। और यही इस व्यवस्था का सबसे स्थायी प्रभाव भी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव। ठीक है, तो उन्होंने जमीन साफ की और गांव बसा लिए, लेकिन गांव को चलाना भी तो पड़ता है ना। मतलब रोजमर्रा के झगड़े, त्योहार, पूजा पाठ। हाँ, बिल्कुल। इन सब सवालों के जवाब से ही मुंडा ग्राम प्रशासन की नींव पड़ी होगी, जिसे हातू पंचायत कहते हैं। एकदम सही। हर गांव यानी हातू में आप कह सकते हैं कि 3 मुख्य स्तंभ थे। 3 स्तंभ? जी। पहला और सबसे प्रमुख स्तंभ था मुंडा। मुंडा? मुंडा का शाब्दिक अर्थ ही होता है विशिष्ट व्यक्ति। ये गांव का प्रशासनिक प्रमुख था। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? हाँ। उसका काम था गांव का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से बात करना, लगान वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। एक तरह से गांव का CEO और चेहरा दोनों था। और ये पद वंशानुगत होता था? जी हाँ, यह पद वंशानुगत था जो पिता से पुत्र को मिलता था। ठीक है, तो प्रशासन के लिए मुंडा हो गए, लेकिन मुंडा समाज में तो धर्म का भी बहुत बड़ा रोल है। देखो, प्रशासन और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। और यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है पाहन। पाहन, जो गांव के धार्मिक प्रधान थे।
एकदम सही। और पाहन की भूमिका सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, उनकी सेवाओं के लिए एक पूरा आर्थिक मॉडल था। अच्छा। उनका मुख्य काम था गांव को बोंगा यानी उनके देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों का प्रकोप से बचाना। सरहुल जैसे त्योहारों पर पूजा वही कराते थे। अब इस सेवा के बदले उन्हें वेतन की जगह जमीन मिलती थी। जो आम धार्मिक सेवाओं के लिए टैक्स फ्री जमीन थी, उसे डाली कटारी भूमि कहते थे। डाली कटारी, ये एक तरह से उनकी तनख्वाह हो गई। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर एक और अनोखा कॉन्सेप्ट था, भूत खेता। भूत खेता? जी, ये एक तरह का इमरजेंसी फंड था। ये वो अतिरिक्त जमीन थी जिसकी उपज का इस्तेमाल सिर्फ गांवों को बुरी आत्माओं से बचाने वाली विशेष पूजा के लिए ही किया जा सकता था। अरे वाह, यानी उस विशेष धार्मिक काम के लिए एक तरह का आवंटित बजट। ये तो बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था लगती है। बिल्कुल, हर चीज के लिए एक तय प्रक्रिया थी। और फिर तीसरा स्तंभ था महतो। एक कहावत है कि पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। यहाँ चलाने से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महतो गांव का संदेशवाहक और मुंडा का मुख्य सहायक था। संदेशवाहक? हाँ, पंचायत का कोई फैसला या राजा का कोई संदेश पूरे गांव तक पहुंचाना हो तो डुगडुगी बजाकर ये काम महतो ही करता था। वो एक तरह से गांव का सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। हाँ, सही है। और साथ ही वो मुंडा को व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करता था। तो ग्राम स्तर पर इन तीनों, मुंडा, पहन और महतो की त्रिकड़ी ही पूरे गांव को चलाती थी। ठीक है, तो ये तो हुई एक गांव की कहानी। पर जाहिर है कोई भी गांव अकेला तो नहीं रह सकता। नहीं। क्या होता था जब दो गांवों के बीच कोई सीमा का विवाद हो जाता या कोई ऐसा मामला जो गांव की पंचायत नहीं सुलझा पाती, तब क्या होता था? हाँ, तो इसके लिए उन्हें एक ऊंची अदालत की जरूरत पड़ी। और यहीं से प्रशासन का दूसरा और ऊंचा स्तर शुरू होता है। अच्छा। कई गांवों को, मतलब आमतौर पर 10 से 12 मिलाकर एक पट्टी बनती थी, जिसका प्रमुख मानकी होता था। पट्टी का प्रमुख मानकी? जी। लेकिन मुंडाओं की जो सर्वोच्च संस्था थी वो इससे भी बड़ी थी। कई पट्टियों को मिलाकर, या कहें 12 से 20 गांवों को मिलाकर जो इकाई बनती थी, उसे परहा कहते थे। परहा? और परहा पंचायत ही मुंडाओं की सुप्रीम कोर्ट, उनकी संसद और उनकी कैबिनेट सब कुछ थी। सब कुछ। दो गांवों के बीच का कोई भी विवाद यहीं सुलझाया जाता था। और इस परहा पंचायत की जो कैबिनेट है, इसके नाम बड़े दिलचस्प हैं। राजा, दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल, ये तो किसी राज दरबार जैसे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए इस कैबिनेट के किरदारों को समझते हैं। सबसे ऊपर परहा राजा। जी, परहा राजा इस पूरी व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसका फैसला अंतिम माना जाता था। मतलब फाइनल अथॉरिटी। बिल्कुल, लेकिन वो तानाशाह नहीं था। उसकी मदद के लिए एक पूरी टीम होती थी। दीवान राजा का प्रधानमंत्री था। ठाकुर राजा का सहायक था, जो एक तरह से उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता था। और पांडे? पांडे का काम सबसे अनोखा था। वो आज के कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह था, जिसका काम था दस्तावेजों का रखरखाव करना। पर उस समय तो लिखने की परंपरा नहीं थी। यही तो बात है। पांडे एक मौखिक लाइब्रेरियन था। उसे पुराने फैसले, नियम और वंशों का इतिहास सब मुंह ज़बानी याद रखना पड़ता था। ये तो अद्भुत है। मतलब एक व्यक्ति ही चलता फिरता रिकॉर्ड रूम था। जी। इस लिस्ट में एक और पद है, लाल। ये क्या भूमिका निभाता था? लाल आज के वकील की तरह था। अच्छा, एडवोकेट। हाँ, वो पंचायत में किसी एक पक्ष की तरफ से दलीलें पेश करता था, बहस करता था। और इसमें भी वरिष्ठता के आधार पर श्रेणियां थीं, जैसे बड़ा लाल, मंजिया लाल। और अंत में पंचायत के फैसलों को लागू करवाने के लिए बरकंदाज होता था, जो आज के पुलिस या सिपाही की तरह काम करता था। राय से देखते हैं, गांवों के बीच सीमा विवाद तो ठीक है, लेकिन इस समाज में सबसे गंभीर अपराध किसे माना जाता था? सबसे गंभीर अपराध था यौन दुराचार, या अपने ही गोत्र के भीतर विवाह, जो कि पूरी तरह से वर्जित था। अच्छा। ऐसे अपराध को पूरे समाज के खिलाफ माना जाता था और इसलिए सजा भी सामाजिक ही थी। सबसे बड़ी सजा थी बिटलाहा। बिटलाहा यानी सामाजिक बहिष्कार। ये मौत से भी बदतर सजा थी। उस व्यक्ति और उसके परिवार को समाज से पूरी तरह काट दिया जाता था। बाप रे। कोई उनसे बात नहीं करता, कोई लेन देन नहीं रखता। एक सामूहिक समाज में अकेले छोड़ दिए जाने से बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। क्या इस सजा से वापसी का, मतलब पश्चाताप का कोई रास्ता था? हाँ, एक रास्ता था, और ये दिखाता है कि ये व्यवस्था सजा देने के साथ साथ सुधार का मौका भी देती थी। अच्छा। अगर बहिष्कृत व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो और वो समाज से माफी मांगे, तो एक शुद्धिकरण की रस्म होती थी, जिसे
भात भीतर कहते हैं। भात भीतर। जी, इसमें उस व्यक्ति को पूरे गांव को एक भोज, एक दावत देनी पड़ती थी। इस सामूहिक भोज के बाद ये मान लिया जाता था कि वो व्यक्ति अब भात यानी समाज के भीतर आ गया है और उसे वापस अपना लिया जाता था। चलिए, अब कुछ उन जगहों की बात करते हैं जो इस व्यवस्था की जान थे। पहला शब्द है अखड़ा। ये क्या था? अखड़ा गांव के बीच का एक खुला मैदान होता था, लेकिन ये मुंडा गांव का दिल था। दिल? कैसे? इसकी दोहरी भूमिका थी। दिन में ये एक गांव की संसद थी, जहां पंचायत की बैठकें होती थीं, बड़े फैसले लिए जाते थे। अच्छा। और शाम को यही जगह गांव का कल्चरल सेंटर बन जाती थी, जहां युवक युवतियां नाचते गाते थे और त्योहार मनाए जाते थे। मतलब एक ही जगह पर प्रशासन भी और संस्कृति भी। बिल्कुल, ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। पर इसका मतलब कुछ और है ना? जी बिल्कुल, यहाँ शासन का मतलब है समाधि स्थल या बरियल ग्राउंड। समाधि स्थल? लेकिन ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है। जब किसी की मृत्यु होती थी तो शव को दफनाने के बाद उसकी याद में एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दिया जाता था। इसी पत्थर को शासनदिरी कहते हैं। लेकिन इन पत्थरों का एक और बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। ये पत्थर मुंडाओं के लिए उनकी जमीन के मालिकाना हक का सबूत यानी टाइटल डीड माने जाते हैं। जमीन का सबूत? हाँ, उनकी मान्यता है जहां हमारे पूर्वज गड़े हैं वो जमीन हमारी है। वो पत्थर उनके लिए जमीन का कागज और इतिहास की किताब दोनों है। क्या बात है! मतलब एक पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास, पहचान और अधिकार का प्रतीक है। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था सदियों तक ऐसे ही चलती रही, लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया जिसे हम नागवंशी काल की शुरुआत कहते हैं। जी, 64 ईडी के आसपास। फडी मुकुट राय को राजा चुना गया। यहाँ से कहानी ने क्या मोड़ लिया? क्या मुंडा व्यवस्था खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका स्वरूप बदल गया। और यहीं से आप कह सकती हैं कि भूमि विवादों की कहानी शुरू होती है। कैसे? देखिए, मुंडा राजाओं ने कभी अपनी प्रजा से नियमित कर या टैक्स नहीं लिया था। अच्छा। व्यवस्था सहयोग पर आधारित थी। लेकिन नागवंशी राजाओं ने, खासकर जब उनका संपर्क मुगलों से हुआ और उन पर नजराना देने का दबाव बढ़ा, तो उन्होंने नियमित कर वसूलना शुरू कर दिया। इस नई व्यवस्था में जो पुराने मानकी और मुंडा थे, वे अब सिर्फ अपने गांव के प्रमुख नहीं रहे, बल्कि राजा के लिए कर वसूलने वाले अधिकारी बन गए। तो यहीं से वो सामूहिक अधिकार की भावना कमजोर पड़ने लगी होगी। बिल्कुल, और व्यक्तिगत स्वामित्व की धारणा बढ़ने लगी। इसी बदलाव ने उन भूमि विवादों को जन्म दिया जिसने आगे चलकर 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये एक आत्मनिर्भर गणतांत्रिक व्यवस्था से एक कर आधारित राजतांत्रिक व्यवस्था की ओर एक क्रमिक बदलाव था। जी। तो हमने रिसा मुंडा के झारखंड आगमन से लेकर खूंट कटी व्यवस्था की उस गहरी नींव, परहा पंचायत की पूरी कैबिनेट और अंत में नागवंशी काल में हुए उन बदलावों तक का सफर तय किया जिसने CNT एक्ट की जमीन तैयार की। हाँ। ये वाकई एक बहुत ही विस्तृत और गहरी सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था थी। बिल्कुल, और जब हम इस पूरी संरचना को समझ लेते हैं तो ये सोचना भी दिलचस्प हो जाता है कि इस प्राचीन व्यवस्था के सिद्धांत जैसे सामूहिक स्वामित्व, सामाजिक न्याय और विकेंद्रीकृत शासन, ये आज की हमारी आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियों के लिए कितने प्रासंगिक हो सकते हैं। सही बात है। शायद इतिहास में ही भविष्य के कुछ सवालों के जवाब छिपे हों।